Hello everyone, hope you all are doing well. So today we are going to discuss few more topics of class 10th Geography chapter Resources and Development. तो आज हमारी डिस्कशन का सबसे पहला टॉपिक है प्रॉब्लम ड्यू टू ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेज, यानी रिसोर्सेज का ओवर एक्सप्लॉयटेशन करने से क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं। अब ये जो वर्ड है ओवर एक्सप्लॉयटेशन, इसका मीनिंग होता है एक्सेस यूज करना, एक्सेसिव यूज करना, बिना सोचे समझे तो बहुत ज्यादा यूज करना। तो अगर आप रिसोर्सेज को बहुत ज्यादा यूज करोगे तो उससे क्या क्या प्रॉब्लम्स अराइज होंगी। सबसे पहला ग्लोबल वार्मिंग, टेम्परेचर बढ़ेगा, ओजोन लेयर डिप्लीशन। ओजोन लेयर जो होती है हमारे पास, वो हमें यूवी रेज से प्रोटेक्ट करती है। यूवी रेज अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस होती हैं जो स्किन कैंसर तक कॉज करती हैं, तो उससे ये प्रोटेक्ट करती है ओजोन लेयर। ओजोन होता है O3। फिर थर्ड है एनवायरमेंटल पॉल्यूशन। तो ये तीन प्रॉब्लम्स हैं जो कि रिसोर्सेज का एक्सेसिव यूज करने से होती हैं। पहला ग्लोबल वार्मिंग यानी कि टेम्परेचर का इंक्रीज होना, फिर ओजोन लेयर का डिप्लीशन होना। ओजोन लेयर हमें यूवी रेज से प्रोटेक्ट करती है, ठीक है, ओजोन लेयर हमें यूवी रेज से प्रोटेक्ट करती है। अगर ओजोन लेयर डिप्लीट यानी कि ओजोन लेयर थिन हो जाएगी तो फिर यूवी रेज आसानी से हमारे एटमॉस्फेयर में आ जाएंगी, जिससे हमें स्किन कैंसर होने के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे। थर्ड है इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन। नेक्स्ट टॉपिक है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होती है, ये हमने पहले भी कभी सुना है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होती है। डेवलपमेंट का मीनिंग तो हमने लास्ट जो हमने चैप्टर किया था इकोनॉमिक्स का डेवलपमेंट, उसमें हमने समझा था प्रोग्रेस होता है इसका मतलब, राइट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होती है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट होती है इट इन्वॉल्व्स सेटिस्फाइंग आवर प्रेजेंट नीड्स विदाउट डैमेजिंग फ्यूचर नीड्स। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब हम अपनी आज की जरूरतों को पूरा करें, लेकिन फ्यूचर में जो चीजों की जरूरत पड़ेगी उनको खराब ना करें। मतलब हम आज का भी सोचें और आने वाले कल का भी सोचें। सो दैट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सेटिस्फाइंग आवर प्रेजेंट नीड्स विदाउट डैमेजिंग फ्यूचर नीड्स। नेक्स्ट है इन रियो डी जेनेरियो ब्राजील। तो ब्राजील में रियो डी जेनेरियो में क्या हुआ। So June 1992 में 100 representatives made Agenda 21 by UNCED। UNCED की फुल फॉर्म होती है यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरमेंट डिग्रेडेशन। UNCED's main objective was to make specific legislatures in all the countries to eradicate poverty, disease, etc. It was the first international Earth Summit for 21st century. तो रियो डी जेनेरियो में पहला अर्थ समिट हुआ था 21वीं सदी का, 21st सेंचुरी का पहला जो इंटरनेशनल अर्थ समिट था वो रियो डी जेनेरियो में हुआ था। और ये कब हुआ था, जून 1992 में। और वहां पे 100 रिप्रेजेंटेटिव्स आए थे, ठीक है, अलग अलग कंट्री से बोल सकते हैं, जिन्होंने एजेंडा 21 बनाया था। तो यहाँ पे लिखा है 100 रिप्रेजेंटेटिव्स मेड एजेंडा 21 एट आएगा यहाँ पे कि यूएनसीईडी यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरमेंट डिग्रेडेशन में जो 100 रिप्रेजेंटेटिव्स थे उन्होंने एजेंडा 21 बनाया। और ये जो यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरमेंट डिग्रेडेशन थी, इसमें सबने ये फैसला लिया कि वो स्पेसिफिक लेजिस्लेचर बनाएंगे अपनी कंट्री में। और इनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था, इरेडिकेट यानी कि खात्मा करना, खत्म करना, किसे, गरीबी, पॉवर्टी को, डिसीज, बीमारियों को। तो ये था रियो डी जेनेरियो ब्राजील में हुआ जो इंसिडेंट था, जो पहला अर्थ समिट था। नेक्स्ट है रिसोर्स प्लानिंग। रिसोर्स प्लानिंग मतलब रिड्यूसेस वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज। अगर हम रिसोर्स प्लानिंग करेंगे, रिसोर्स प्लानिंग मतलब कि हम प्लान करके चलें कि रिसोर्सेज को कैसे यूज करना है, तो उससे सबसे पहली बात तो रिसोर्सेज की वेस्टेज कम होगी, नैरोज द गैप बिटवीन रिच एंड पुअर। और अगर रिसोर्सेज प्लान होकर सबके बीच में बटेंगे, ठीक है, सबको जो है मौका मिलेगा उनको यूज करने का, तो इससे जो रिच और पुअर के बीच का गैप है वो कम हो जाएगा। यानी सब लोग एक जैसे होने की हम सोच सकते हैं कि वो सब लोग इकोनॉमिकली एक जैसे हो जाएं।
इम्पॉर्टेंट फॉर सस्टेनेबल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट हमने समझा कि आज की जरूरतों को पूरा करना, पर कल की जरूरतों यानी आने वाले फ्यूचर की जरूरतों को मद्देनजर रखते हुए, राइट। इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए भी इम्पॉर्टेंट है रिसोर्स प्लानिंग। रिसोर्सेज जो हैं वो इंडिया में अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। जैसे अरुणाचल प्रदेश में वाटर रिसोर्सेज बहुत है लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं है। लद्दाख में जो है रिच रिसोर्सेज हैं, पर वहां पे वाटर रिसोर्सेज का जो है इतने नहीं है लद्दाख में। नेक्स्ट है प्रोसेस ऑफ रिसोर्स प्लानिंग। रिसोर्स प्लानिंग का प्रोसेस कैसा होता है? सबसे पहला सर्वे और आइडेंटिफाई रिसोर्सेज। सबसे पहले हम देखते हैं कि कौन से रिसोर्सेज कहाँ पे मिल रहे हैं। सेकंड प्लानिंग स्ट्रक्चर, फिर हम एक स्ट्रक्चर बनाते हैं उसके लिए, उस रिसोर्स को यूज करने के लिए। फिर थर्ड होता है मैच प्लान विद नेशनल डेवलपमेंट, और जो प्लान हम बनाते हैं उसको हम नेशनल डेवलपमेंट के साथ मैच करके भी देखते हैं। तो ये स्टेप्स हैं रिसोर्स प्लानिंग के इन इंडिया। नाउ हम एनसीईआरटी की रीडिंग करेंगे ताकि हमें पता चले कि जो भी अभी तक टॉपिक डिस्कस किए हैं वो सब हमने कवर कर लिए हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज। रिसोर्सेज आर वाइटल फॉर ह्यूमन सर्वाइवल एज वेल एज फॉर मेंटेनिंग क्वालिटी ऑफ लाइफ। तो रिसोर्सेज ह्यूमन के सर्वाइवल के लिए और क्वालिटी ऑफ लाइफ को मेंटेन करने के लिए जरूरी हैं। कई लोग बिलीव करते हैं कि रिसोर्सेज फ्री गिफ्ट्स हैं नेचर का, ठीक है। तो जिस वजह से, जबकि हमने लास्ट वीडियो में ये देख लिया है कि रिसोर्सेज फ्री गिफ्ट नहीं है नेचर का, हमें उनको प्रोसेस करके, उनको ट्रांसफॉर्म करके यूज करना होता है, ठीक है। तो मानते ह्यूमंस क्या है कि ये तो हमें फ्री का गिफ्ट है, गॉड गिफ्ट है, फ्री गिफ्ट है नेचर का, है ना। तो जिसकी वजह से ह्यूमंस उन रिसोर्सेज को इनडिस्क्रिमिनेटली, मतलब बिना सोचे समझे उनको यूज कर लेते हैं, और इससे कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं। सबसे पहली प्रॉब्लम है डिप्लीशन ऑफ रिसोर्सेज फॉर सेटिस्फाइंग द ग्रीड ऑफ फ्यू इंडिविजुअल्स। रिसोर्सेज खत्म होने शुरू हो जाते हैं। सेकंड, अकमुलेशन ऑफ रिसोर्सेज इन फ्यू हैंड्स विच इन टर्न डिवाइड द सोसाइटी इन टू सेगमेंट, दैट इज हैव्स एंड हैव नॉट्स और रिच एंड पुअर। अब जब रिसोर्सेज कम होंगे तो रिसोर्सेज कुछ हाथों में ही आ जाएंगे, यानी कि अमीरों के हाथों में रिसोर्सेज आ जाएंगे और जिनके पास नहीं होंगे रिसोर्सेज वो गरीब हो जाएंगे। तीसरा है इनडिस्क्रिमिनेट एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेज हैज लेड टू ग्लोबल इकोलॉजिकल क्राइसिस। और इनडिस्क्रिमिनेट एक्सप्लॉयटेशन से जो है एक और हुई है हमारे पास प्रॉब्लम, जो ग्लोबल इकोलॉजिकल क्राइसिस है, जैसे कि ग्लोबल वार्मिंग हो गया, ओजोन लेयर डिप्लीशन हो गया, एनवायरमेंटल पॉल्यूशन हो गया और लैंड डिग्रेडेशन भी हुआ है। ग्लोबल इकोलॉजिकल क्राइसिस होता है पूरे विश्व को जो मतलब प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही हैं। नेक्स्ट है एक अगर इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन होगी रिसोर्सेज की, ठीक है, एन इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज हैज बिकम एसेंशियल फॉर सस्टेन क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड ग्लोबल पीस। अगर रिसोर्सेज की इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन होगी तो फिर जो है क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छी होगी और ग्लोबल पीस यानी कि विश्व भर में शांति का माहौल होगा, ठीक है। और अगर आज का ट्रेंड ही चलता रहा रिसोर्स डिप्लीशन का, कि रिसोर्सेज खत्म हो रहे हैं, कुछ इंडिविजुअल्स खत्म कर रहे हैं या कुछ कंट्रीज कर रही हैं, तो हमारे प्लेनेट का फ्यूचर डेंजर में आ जाएगा, यानी कि रिसोर्सेज का खत्म होना खतरे की निशानी है। Therefore, resource planning एक essential है, process है for sustainable existence of all life forms. Sustainable existence is a component of sustainable development. तो resources का resources को plan करके use करना यानी resource planning एक important feature है, ठीक है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होती है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब होता है कि डेवलपमेंट हो पर उससे हमारा एनवायरनमेंट डैमेज ना हो, ठीक है। प्रेजेंट में आज के टाइम पे डेवलपमेंट हो पर उसकी वजह से हम फ्यूचर जनरेशंस की नीड्स के साथ कॉम्प्रोमाइज ना करें, यानी कि हम अपनी नीड तो पूरी करें ही करें लेकिन जो आने वाली फ्यूचर जनरेशंस हैं उनके लिए हम उन नीड्स को खत्म ना कर दें, उनको कॉम्प्रोमाइज ना कर दें। फिर नेक्स्ट है रियो डी जेनेरियो अर्थ समिट 1992। तो 1992 में मोर देन 100 हेड्स ऑफ स्टेट्स met in Rio de Janeiro in Brazil for the first international Earth Summit. The summit was convened for addressing urgent problems of environmental protection and socio-economic development at the global level. The assembled leaders signed the Declaration on Global Climatic Change and Biodiversity. The Rio Convention endorsed the Global Forest Principle and adopted Agenda 21 for achieving sustainable development in the 21st century. ये जो कुछ भी है ये हमने पढ़ा हुआ है, so you can read it.
पीसफुली। नेक्स्ट एजेंडा 21 क्या है? एजेंडा 21 एक डेक्लेरेशन है जो कि वर्ल्ड लीडर्स ने 1992 में यूएनसीईडी में पे जो है इसको साइन कर लिया था। ये यूएनसीईडी की फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन अर्थ एंड एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट। और ये कहाँ पे हुआ था? रियो डी जेनेरियो ब्राजील में हुआ था। इट एम्स एट अचीविंग ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इट इज एन एजेंडा टू कॉम्बैट। अच्छा, इसमें हमें क्या क्या चीजों के साथ जो है कॉम्बैट करना है? तो सबसे फर्स्ट पॉवर्टी को इरेडिकेट करना है, डिसीज को इरेडिकेट करना है थ्रू ग्लोबल कोऑपरेशन ऑन कॉमन इंटरेस्ट, म्यूचुअल इंटरेस्ट, नीड्स एंड शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज। नेक्स्ट आता है हमारे पास रिसोर्स प्लानिंग। रिसोर्स प्लानिंग एक वाइडली एक्सेप्टेड स्ट्रेटेजी है, यानी काफी ज्यादा इस्तेमाल करी जाने वाली स्ट्रेटेजी है जिसमें हम रिसोर्सेज को सोच समझ के यूज करते हैं। ठीक है, इसका काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस है रिसोर्स प्लानिंग के प्रोसेस का इंडिया में। ठीक है, क्योंकि हमारे पास काफी सारे रिसोर्सेज हैं, अलग अलग डाइवर्सिटी है हमारे पास रिसोर्सेज की, यानी अलग अलग तरह के रिसोर्सेज हैं। There are regions which are rich in certain type of resources but are deficient in some other resources. इंडिया में कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ पे कई रिसोर्सेज काफी ज्यादा पाए जाते हैं और वहीं वो इलाके दूसरी चीजों में जो है डिप्लीटेड होते हैं, और जिन रिसोर्सेज में वो पर्टिकुलर इलाका डिप्लीटेड होता है वही रिसोर्स किसी और जगह पे काफी इनॉर्मस अमाउंट में मिलते हैं हमें। So there are some regions which can be considered self-sufficient in terms of availability of resources and there are some which are acute shortage of some vital resources. कई जगह पे तो बहुत सारे रिसोर्सेज और कईयों पे नहीं भी है इंडिया में। हम किसकी बात करते हैं? इंडिया की। फॉर एग्जाम्पल जो झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश है, यहाँ पे मिनरल्स और कोल डिपॉजिट्स काफी ज्यादा है। झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश में कोल डिपॉजिट्स और मिनरल्स काफी ज्यादा है। अरुणाचल प्रदेश में वाटर तो जरूर है काफी ज्यादा, बट इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। राजस्थान जो है वहाँ पे सोलर एनर्जी काफी ज्यादा है, विंड एनर्जी काफी ज्यादा है, बट राजस्थान में वाटर रिसोर्सेज नहीं है और बहुत कम है। मतलब जो लद्दाख का कोल्ड डेजर्ट है वो बाकी कंट्री से आइसोलेटेड है, वहाँ पे कल्चरल हेरिटेज काफी ज्यादा है, बट वहाँ पे वाटर, इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सब चीजें नहीं है। दिस कॉल्स फॉर अ बैलेंस्ड रिसोर्स प्लानिंग। तो इसी वजह से जैसे हमने यहाँ पे देखा कि इंडिया में अलग अलग इलाकों में कुछ चीजें हैं तो कुछ नहीं है, तो इसीलिए हमें रिसोर्सेज की एक बैलेंस्ड प्लानिंग करनी पड़ेगी ताकि जिन जगह पे वो ज्यादा है वहाँ पे खत्म ना हो जाए, राइट, और हम सब उसको यूज कर सके। रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया। रिसोर्स प्लानिंग एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है जिसमें कुछ 3 स्टेप्स हैं। सबसे पहला रिसोर्सेज को आइडेंटिफाई करना सर्वे करके, उसके बाद सेकंड है एक स्ट्रक्चर प्लान करना, राइट, और थर्ड है मैचिंग रिसोर्सेज विद ओवरऑल नेशनल डेवलपमेंट प्लान। ये हमने देख लिया है। इंडिया ने काफी सारे एफर्ट्स लगाए हैं रिसोर्स प्लानिंग के लिए, राइट फ्रॉम द फर्स्ट 5 ईयर प्लान लॉन्च आफ्टर इंडिपेंडेंस। तो इंडिया ने जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान लॉन्च किया था इंडिपेंडेंस के बाद, तभी से इंडिया जो है वो रिसोर्स प्लानिंग कर रही है। ठीक है जी, रिसोर्स प्लानिंग काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है किसी भी पर्टिकुलर रीजन के लिए, ठीक है ना। अदरवाइज क्या होगा, हमारी जो डेवलपमेंट है वो हिंडर हो सकती है, यानी कि डेवलपमेंट रुक सकती है अगर रिसोर्सेज की प्लानिंग करके हम उसको यूज ना करें, क्योंकि रिसोर्सेज खत्म हो जाएंगे तो फिर हम कैसे चीजों को मैनेज करेंगे, राइट। देयर आर मेनी रीजन्स हमारी कंट्री में जो रिच है रिसोर्सेज में, ठीक है, बट वो इकोनॉमिकली बैकवर्ड है, लेकिन वहीं पे कुछ एरियाज हैं जहाँ पे रिसोर्सेज कम है बट वो इकोनॉमिकली डेवलप्ड है। सो नेक्स्ट है, यहाँ पे ना एक एग्जाम्पल दे रखी है कि जब फॉरेन इन्वेडर्स आए थे, जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी और उन्होंने कॉलोनलाइज कर लिया था इंडिया को, क्योंकि वो यहाँ पे उनको रिच रिसोर्सेज ने अट्रैक्ट किया था और उनके पास क्या थी, उनके पास टेक्नोलॉजी थी जिसका यूज करके उन्होंने जो है हमारे रिसोर्सेज को लिया और उनको ट्रांसफॉर्म करके वो काफी प्रॉस्परस हो गए। ठीक है, उन्होंने अपना पूरा डेवलपमेंट उन्होंने अपनी कर ली। ठीक है, तो therefore in India, development in general resource development particularly does not involve availability of resources but also technology, quality of human resources and historical experiences of people। तो रिसोर्सेज का, सिर्फ रिसोर्सेज का होना ही ये इंडिकेटर नहीं है कि आप डेवलपमेंट कर लोगे। रिसोर्सेज के साथ साथ आपको टेक्नोलॉजी भी चाहिए, आपको ह्यूमन रिसोर्सेज की क्वालिटी भी चाहिए और आपको लोगों का एक्सपीरियंस भी चाहिए उन टेक्नोलॉजीज को यूज करने के लिए। और यही चीज का फायदा उठाया था फॉरेन इन्वेडर्स ने, जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी ने, और उन्होंने इंडिया में आए वो लोग और उन्होंने क्या किया, हमारे ही रिसोर्सेज को लेके अपनी टेक्नोलॉजी के साथ यूज करके अपने एक्सपीरियंस को देख जो है इस्तेमाल करके उन्होंने फायदा उठाया और वो प्रॉस्परस हो गए।
Hope you all enjoyed watching this video. Please like, share and subscribe to channel for more videos. Thank you.